जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा जनगणना। और जनगणना से संबंधित जो है प्रश्न हमेशा से जो है परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। और ख़ास करके बीपीएससी के परीक्षा में प्रत्येक वर्ष जो है 2 से 3 प्रश्न रहते हैं। और यह इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 48वीं से 52वीं में जो परीक्षा आयोजित हुई थी 2008 में, उसमें जनगणना से 4 प्रश्न जो है पूछा गया था। तो इस तरह से जो है दोस्तों यह जनगणना का जो है टॉपिक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस दृष्टि से भी हम जो है इसके बारे में एक अपनी अस्थाई समझ अगर बना लेते हैं तो 2 से 3 प्रश्न हमारा जो है एकदम निश्चित जो है पक्का हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करने से पहले हम लोग एक मोटिवेशनल कोट मैं कहूँगा, जिसको मैं यहाँ व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया हूँ। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करते हैं। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो दोस्तों जीत होगी। तो दोस्तों आइए इसी के साथ हम लोग जो है आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम लोग भारत एवं बिहार की जनगणना 2011, चूंकि 2021 की जनगणना जो है नहीं हुई है कोरोना पैंडेमिक को लेकर, इसलिए 2011 की जनगणना ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जनगणना का प्रशासनिक स्वरूप एवं वैधानिक प्रावधान के बारे में हम लोग जरा जो है देख लें। तो देश की जनगणना का दायित्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में केंद्र सरकार को दिया गया है। अर्थात जो है जनगणना का जो विषय है वह संघ सूची का विषय है। वहीं अगर जनसंख्या नियंत्रण का विषय जो है वह जो है संघ सूची का विषय नहीं है, वह समवर्ती सूची का है। तो दोस्तों यहाँ जो है स्वतंत्रता के बाद जनगणना अधिनियम 1948 पारित किया गया, जो जनगणना को वैधानिक स्तर प्रदान करता है। 1961 में गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग गठित किया गया और जनगणना से संबंधित जो भी शीर्ष अधिकारी होते हैं वे महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त होते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग जो है जनगणना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ी सी जो है अपनी समझ को बना लें कि प्राचीन भारत में, वैसे तो हम लोग दोस्तों मौर्य काल में पढ़े थे कि मौर्य वंश में जो है जन्म और जो है मृत्यु का पंजीकरण जो है होता था। तो इस जो है जनगणना की जड़ें जो है प्राचीन काल से है। प्राचीन भारत में जनगणना होने का संदर्भ जो है कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में मिलता है। वहीं दोस्तों मध्यकाल में अगर हम आते हैं तो मुगल काल में जनगणना का उल्लेख अबुल फजल की जो कृति आईने अकबरी है उसमें भी उल्लेख मिलता है। आधुनिक पद्धति में अगर सर्वप्रथम जनगणना की बात किया जाए दोस्तों तो 1749 में स्वीडन द्वारा सर्वप्रथम जो है जनगणना कराया जाता है। तो जो है अगर दशकीय जनगणना का कार्य जो है सर्वप्रथम 1890 में ईवेसे के द्वारा कराया जाता है। वहीं दोस्तों इंग्लैंड द्वारा 1801 में पहली बार जनगणना कराई गई। तो इस तरह से जो है दोस्तों ये जो है पूरे विश्व परिप्रेक्ष्य के हिसाब से हम लोग देखें तो ये जनगणना का ऐतिहासिक जो है परिदृश्य है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखें जो है दोस्तों, और जो है खास करके इधर आधुनिक भारत में, तो ब्रिटिश भारत में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। और ये दोनों टर्म जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऐसे बहुत बार पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम जो है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है जनगणना कराई गई थी। किस वर्ष कराई गई थी, तो 1872 ईस्वी में। उसके बाद जो है प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रम व आकलन लॉर्ड रिपन ने 1881 में शुरू किया, जो आज भी अनवरत रूप से जारी है। तो इस तरह से यही प्रश्न जो है पूछा गया है कि सर्वप्रथम जो है नियमित जनगणना का श्रेय जो है किस को जाता है, तो वही लॉर्ड रिपन को जाता है। और कब जो है, तो 1881 ईस्वी से। तो दोस्तों अब हम लोग जो है जो जनगणना 2011 हुई उसके बारे में जानेंगे।
तो वैसे दोस्तों अगर 1872 की जनगणना को हम शामिल कर लें तो यह जो 2011 की जनगणना थी वह जो है 15वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना दोस्तों 15वीं जनगणना थी। जबकि स्वतंत्र भारत की अगर हम बात करें तो स्वतंत्र भारत के बाद से 1951, 61, 71, 81, 91, 2001 और 2011 यानी इस प्रकार जो है स्वतंत्र भारत की यह जो है 7वीं जनगणना थी। तो अब जो है दोस्तों इस जनगणना का कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स आते हैं जैसे जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, दशकीय वृद्धि दर, साक्षरता दर आदि के बारे में हम लोग जो है थोड़ी सी जो है समझ बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व के बारे में हम लोग देख लें तो किसी देश या क्षेत्र विशेष में प्रति वर्ग किलोमीटर में किसी देश या क्षेत्र में विशेष में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जो है जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो दोस्तों लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में अगर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। इसमें जो है लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए सूत्र जो होता है उसमें जो है ऊपर हम लिखते हैं बटा के ऊपर जो है स्त्रियों की संख्या और बटा के नीचे जो है पुरुषों की संख्या और गुना 1000 करते हैं। अगर शिशु लिंगानुपात की बात की जाए दोस्तों तो जब जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष आयु समूह के प्रति 1000 पर बालकों की तुलना में उसी आयु समूह में बालिकाओं की संख्या को जो है शिशु लिंगानुपात कहा जाता है। इसी तरह जो है दोस्तों अगर दशकीय वृद्धि दर की बात हम लोग करें तो जो है यह 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को व्यक्त करता है। तो वही जो है साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो 7 वर्ष या उससे अधिक जन आयु वाली कुल संख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं। एक बार फिर से दोस्तों 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं। अर्थात जो है 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के साक्षरों की संख्या को ऊपर लिखेंगे, बटा के ऊपर लिखेंगे और बटा के नीचे लिखेंगे हम कुल जनसंख्या और उसको गुना करेंगे 100 से। इस प्रकार जो है साक्षरता दर के बारे में हम लोग जो है जान सकते हैं। अब जो है दोस्तों एक और टर्म है महान विभाजक वर्ष। चूंकि 1872 ईस्वी से जो है जनगणना कराया जाता है और 1881 ईस्वी से नियमित जनगणना शुरू हो जाता है और उसी तरह से क्रमवार होते होते 2011 तक जो है जनगणना हुआ है। लेकिन इसमें जो है दोस्तों 1911 से 1921 के बीच में जब जनसंख्या कराया जाता है तो 1911 में जितनी जनसंख्या थी वह 1921 आते आते जनसंख्या में जो है वृद्धि न होके जनसंख्या में कमी दर्ज की गई और वह जो है जनसंख्या में कमी कितनी थी दोस्तों -31% लगभग। इसीलिए जो है इस 1921 को जो है जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है और यह जो है हाल फिलहाल बीपीएससी में जो है पूछा भी गया है महान विभाजक वर्ष। तो दोस्तों अब हम लोग जो हमारा जनगणना 2011 हुआ है उस जनगणना का जो है बारे में हम लोग जो है जानेंगे। तो जनगणना का शुभंकर जो है प्रगणक शिक्षिका थी और जनगणना जो है 2 चरणों में संपन्न होता है। प्रथम चरण का जो है काल था अप्रैल से सितंबर 2010 तक, अर्थात जो है अप्रैल 2010 से सितंबर 2010 तक, जिसमें हाउस होल्ड सर्वे किया जाता है। उसमें जो है घरों का जो है सर्वे होता है, आवास का जो है गणना की जाती है। द्वितीय चरण में जो है 9 से 28 फरवरी 2011 के मध्य जो है इसमें जनसंख्या को जो है काउंट किया जाता है और जो है इस जनसंख्या का जो है वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो अब जो है दोस्तों हम लोग यहाँ देखेंगे कुल जनसंख्या। तो कुल जनसंख्या जो है 1,21,05,69,573, जिसमें पुरुष जनसंख्या जो है 62,31,21,843। वहीं महिला जनसंख्या जो है 58,74,47,730।
तो दोस्तों यहाँ दशकीय अगर वृद्धि की बात की जाए, अर्थात 2001 से 2011 के दौरान जो है जनसंख्या जो है कितनी वृद्धि हुई है, तो वह दशकीय वृद्धि दर 17.7% थी। वही जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 के हिसाब से 382 जो है, और वही 2001 में 325 जनसंख्या घनत्व थी। लिंग अनुपात की बात की जाए तो दोस्तों 2011 में 943 है, और वहीं 2001 की अगर हम बात करें तो वहां 933 थी। और यहाँ जो है हम लोग जो है दोस्तों एक और बात को ध्यान देंगे तो 1961 से 1971 में जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई वह अब तक का रिकॉर्ड जो है सर्वाधिक 24.8% जो है हुई है। ये भी प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। अब साक्षरता दर की बात हम लोग करें तो ओवरऑल भारत की जो है साक्षरता दर 73% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 80.9% और महिला साक्षरता 64.6%। दोस्तों आप लोग भी अगर जो है किसी भी पुस्तक से किसी भी जो है कंटेंट से पढ़ते होंगे, लेकिन जो है अपने से पढ़िएगा और सुनकर जो है पढ़िएगा, दोनों में फर्क है। ऐसे ही सुनते सुनते याद हो जाएगा, इसको जो है एक बार दो बार आप लोग जो है सुनिएगा। अब सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 राज्य की पहले हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 राज्य में जो है आता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इसी तरह जो है सबसे अंत में जो है गोवा है। अर्थात जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है, तो वही सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है। उसी तरह जो है दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, अर्थात जो है सबसे अधिक जो है जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, तो वही बिहार का क्रम जो है तीसरा है। और जो है अगर हम सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जो है दिल्ली की सर्वाधिक संख्या है, उसके बाद पुदुचेरी है, उसके बाद जो है चंडीगढ़। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्यों की बात की जाए दोस्तों तो सबसे कम जनसंख्या जो है सिक्किम की है, उससे अधिक जो है यहाँ ध्यान दीजिएगा सर्वाधिक जहां भी रहेगा तो सब उसको घटते क्रम में लिखा गया है, और न्यूनतम जो भी आएगा उसको बढ़ते क्रम में लिखा गया है। अर्थात जो है सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है, वही जो है सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। अर्थात जो है सिक्किम से अधिक जनसंख्या है मिजोरम की, मिजोरम से अधिक जनसंख्या है अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश से अधिक जनसंख्या है गोवा की, तब नागालैंड की। अगर जो है वहीं हम न्यूनतम जो है केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या की बात करें दोस्तों तो जो है सबसे कम जो है लक्षद्वीप के है, उसके बाद से दमन दीव की है, और उसके बाद दादर नागर हवेली के है। लेकिन वर्तमान में जो है दोस्तों दमन दीव और दादर व नागर हवेली को एक करके एक जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। यहाँ दोस्तों हम सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले राज्यों की बात करें प्रतिशत में तो मेघालय की जो है दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का स्थान आता है, तब बिहार का, जम्मू कश्मीर का, मिजोरम का। वही न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले राज्यों की बात करें हम लोग प्रतिशत में दोस्तों तो नागालैंड की जो है जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत दर्ज की गई, अर्थात जो है इसमें नकारात्मक जो है प्रवृत्ति दर्ज की गई। उसके बाद जो है केरल का आता है, इससे अधिक जो है गोवा, गोवा से अधिक आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से अधिक जो है सिक्किम का। अर्थात जो है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है, वही जो है न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य जो है नागालैंड है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 राज्यों की अगर हम बात करें तो राज्यों में जो है दोस्तों बिहार का 1 नंबर स्थान है, बिहार से कम है पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल से कम केरल का, केरल से कम उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश से कम हरियाणा का। वहीं अगर हम लोग जो केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें जनसंख्या घनत्व के हिसाब से दोस्तों तो सबसे अधिक जो है दिल्ली का है, उसके बाद से जो है चंडीगढ़ का है, और तब जो है पुदुचेरी का है। न्यूनतम घनत्व वाले 5 राज्यों की अगर हम बात करें दोस्तों तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। अर्थात जो है ओवरऑल पूछेगा कि अपने देश में जो है राज्यों में सबसे अधिक जो है जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है तो बिहार की है, वही जो है सबसे कम किस राज्य की है अरुणाचल प्रदेश की है। अरुणाचल प्रदेश से अधिक है मिजोरम का, मिजोरम से अधिक है सिक्किम का, सिक्किम से अधिक मणिपुर का, मणिपुर से अधिक नागालैंड का। इसी तरह अगर जो है केंद्र शासित प्रदेशों की बात अगर किया जाए दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के हिसाब से तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, उससे जो है अधिक है दादर और जो है दमन द्वीप का है, उससे अधिक जो है दोस्तों पुदुचेरी का है। अब जो है दोस्तों हम लोग सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्यों की बात करें तो हमारा जो है
हमारे राज्यों में सबसे अधिक जो है साक्षर राज्य है केरल, केरल से जो है कम है मिजोरम, मिजोरम से कम है गोवा, गोवा के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद हिमाचल प्रदेश आता है। वहीं न्यूनतम साक्षरता वाले 5 राज्यों की बात करें तो बिहार जो है ओवरऑल में जो है दोस्तों भी सबसे नीचे आता है, बिहार है। इससे अधिक जो है अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश से अधिक राजस्थान का, राजस्थान से अधिक झारखंड का, झारखंड से अधिक आंध्र प्रदेश का हो। उसी तरह सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले 5 राज्यों की अगर हम बात करें तो पुरुष साक्षरता दर में केरल का सबसे अधिक है, उससे कम मिजोरम का है, मिजोरम से कम गोवा का है, गोवा से कम त्रिपुरा का है, त्रिपुरा से कम हिमाचल प्रदेश का है। वहीं अगर न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले राज्यों की बात की जाए दोस्तों तो इसमें भी बिहार जो है सबसे बॉटम पे है। तो बिहार से अधिक अरुणाचल प्रदेश का, उससे अधिक आंध्र प्रदेश, उससे अधिक मेघालय, मेघालय से अधिक झारखंड का। वहीं सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 5 राज्यों की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ केरल इसमें भी शीर्ष पर है, केरल से कम है मिजोरम का, मिजोरम से कम गोवा का, गोवा से कम त्रिपुरा, त्रिपुरा से कम नागालैंड का। वहीं न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले राज्यों की अगर बात की जाए तो इसमें भी बिहार ही जो है सबसे नीचे है दोस्तों, बिहार है। बिहार से अधिक जो है राजस्थान का है, राजस्थान से अधिक झारखंड का, झारखंड से अधिक जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर से अधिक उत्तर प्रदेश का। वहीं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले अगर 5 राज्यों की बात की जाए दोस्तों तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो है केरल राज्य में पाया जाता है, उससे कम तमिलनाडु में, तमिलनाडु से कम आंध्र प्रदेश में, उससे कम मणिपुर में, मणिपुर से कम छत्तीसगढ़ में। और वहीं जो है अगर हम लिंगानुपात के हिसाब से अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें दोस्तों तो सबसे अधिक जो है पुदुचेरी का है, पुदुचेरी के बाद से जो है लक्षद्वीप का है, उसके बाद जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। उसी तरह जो है और न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्यों की बात करें तो सबसे कम लिंगानुपात जो है हरियाणा में दर्ज हुआ है दोस्तों, उससे जो है कम है, उससे अधिक है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर से जो है अधिक है सिक्किम, सिक्किम से अधिक पंजाब, पंजाब से अधिक उत्तर प्रदेश में। अगर जो है हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे कम जो है लिंगानुपात जो है दादर दमन दीव की है, और उसके बाद जो है दादर नागर हवेली, उसके बाद जो है चंडीगढ़ आता है। तो इस प्रकार जो है दोस्तों यहाँ हम लोग जो है लिंगानुपात के बारे में देखें। अब हम लोग सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जो है राज्यों के बारे में देखें तो दोस्तों हमारे जो है देश में जो है अनुसूचित जाति की जो है प्रतिशतता है ओवरऑल कुल जनसंख्या में वह लगभग 16 कुछ का है, जिसमें सर्वाधिक जो है अनुसूचित जाति के लोग जो है उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उससे कम पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार में, बिहार के बाद जो है तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश में। वहीं जो है अगर न्यूनतम अनुसूचित जाति की बात करें तो मिजोरम में सबसे कम जो है, उससे अधिक जो है मेघालय, मेघालय से अधिक जो है गोवा, गोवा से अधिक सिक्किम में, सिक्किम से अधिक मणिपुर में। और यहाँ दोस्तों ये खास बात ध्यान देने वाली है कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये 4 ऐसे जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहां जो है कोई भी अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती है। 2 जो है पूर्वोत्तर राज्य हैं, एक नागालैंड है और दूसरा जो है अरुणाचल प्रदेश है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये 4 ऐसे संघ और जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहां अनुसूचित जाति की संख्या नहीं पाई जाती है। अब सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले राज्यों की बात करें दोस्तों तो सबसे अधिक जो है जनजाति मध्य प्रदेश में, उससे कम महाराष्ट्र में, उससे कम ओडिशा में, उसके बाद जो राजस्थान, तब गुजरात है। वहीं जो है न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले राज्यों की बात किया जाए तो गोवा है, गोवा से अधिक जो है सिक्किम, उसके बाद उत्तराखंड, तब हिमाचल प्रदेश और केरल में। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की बात की जाए दोस्तों तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से कम जो उत्तर प्रदेश, उसके बाद जो है तमिलनाडु, तब पश्चिम बंगाल, तब आंध्र प्रदेश। वहीं न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की बात की जाए यानी जिसमें सबसे कम नगरीय जनसंख्या तो वह जो है सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की अगर बात की जाए दोस्तों तो यहाँ यूपी है, यूपी में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है, उसके बाद बिहार का आता है, बिहार के बाद से बंगाल का स्थान है, उसके बाद महाराष्ट्र है, तब आंध्र प्रदेश है। वहीं न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या की अगर बात की जाए दोस्तों तो यहाँ भी सिक्किम जो है, यहाँ न्यूनतम नगरीय जनसंख्या भी सिक्किम में है तो वहीं न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या भी सिक्किम है, क्योंकि सिक्किम जो है जनसंख्या के एतबार से जो है सबसे छोटा जो है राज्य है। तो सिक्किम के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद से गोवा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत के हिसाब से
यानी किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशतता के हिसाब से नगरीय जनसंख्या वास करती है, तो वहाँ जो है इसमें गोवा आता है, गोवा के बाद मिजोरम का स्थान है, उसके बाद तमिलनाडु का, तब केरल का, उसके बाद महाराष्ट्र का। वहीं अगर न्यूनतम नगरीय प्रतिशत की बात की जाए तो सबसे जो है हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जो है नगरीय प्रतिशत है, उसके बाद बिहार का स्थान आता है, असम है, उड़ीसा है, मेघालय है। अब हम लोग दोस्तों यहाँ बिहार के बारे में भी थोड़ा सा जो है जान लें, क्योंकि इससे भी प्रश्न जो है हमेशा बिहार और भारत दोनों से बनते रहे हैं। तो बिहार की जनसंख्या की अगर हम लोग बात कर लें तो आप लोग मोबाइल नंबर की तरह जो है 10 40 99 4 52 इस तरह से याद कर सकते हैं। तो 10,40,99,452 बिहार की जनसंख्या है, और जिसमें पुरुष जनसंख्या जो है 5,42,78,157। वहीं महिला जनसंख्या 4,98,21,295 अर्थात जो है भारत की कुल जो है जनसंख्या का 8.6% बिहार में वास करती है। अगर क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो बिहार का क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो ओवरऑल यानी पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.8% जो है। अब साक्षरता दर की बात करें तो बिहार की साक्षरता दर जो है दोस्तों 61.8 है। वहीं अगर पुरुष की बात करें तो 71.2 है, और महिला की बात करें तो 51.5 है। अर्थात 61 जो है आप लोग दिमाग में रख बैठा लीजिएगा, 61.8, उसके बाद पुरुष जो है 71.2 और महिला 71.5। सर्वाधिक जनसंख्या वाले अगर राज्यों की बात करें तो सबसे अधिक जो है जिले की बात करें दोस्तों तो पटना से कम पूर्वी चंपारण, उसके बाद जो है मुजफ्फरपुर, तब मधुबनी, तब गया। और वहीं न्यूनतम जनसंख्या वाले अगर जिले की बात करें तो शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय, जहानाबाद। वहीं सर्वाधिक घनत्व वाले अगर जिले की बात की जाए तो शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली, बेगूसराय। वहीं अगर न्यूनतम घनत्व वाले जिले की बात की जाए तो कैमूर, जमुई, बांका, पश्चिमी चंपारण, रोहतास। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले की अगर हम बात करें दोस्तों तो रोहतास जिले की साक्षरता जो है सबसे अधिक है, उसके बाद पटना, भोजपुर, मुंगेर, औरंगाबाद। वहीं अगर न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले की बात की जाए तो पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा। ये जो है साक्षरता वाला प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इसमें ओवरऑल जो है पहले पूरा को ले लिया गया है, फिर जो है पुरुष को लिया गया है, तब महिला को लिया गया है। तो यहाँ सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले अगर जिले की बात की जाए तो रोहतास, भोजपुर, बक्सर। वहीं न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले की बात की जाए तो पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले की बात की जाए दोस्तों तो रोहतास, मुंगेर, पटना। वहीं न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिले की बात की जाए तो सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया। अब हम लोग दोस्तों 5 सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले की बात करेंगे तो जो है दोस्तों गोपालगंज है, गोपालगंज के बाद सिवान, सारण, किशनगंज, नवादा। इसमें से प्रश्न जो है पूछा गया है दोस्तों। और एकमात्र गोपालगंज ऐसा जिला है जहां जो है जनसंख्या महिलाओं के फेवर में है, अर्थात जो है प्रति 1000 पुरुषों पर जो है महिलाओं की संख्या 1000 से अधिक है। वहीं न्यूनतम लिंगानुपात की बात की जाए दोस्तों तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, शिवहर, बेगूसराय। अब जो है दोस्तों सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले में गया, पटना, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। वहीं दूसरी ओर सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले अगर जिले की बात की जाए इसमें भी गया, नवादा, औरंगाबाद है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले में पश्चिमी चंपारण, कटिहार, पूर्णिया, बांका, सिवान है। वहीं दोस्तों सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाले जिले में पश्चिम चंपारण, कटिहार, जमुई है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले अगर जिले की बात की जाए इसमें पटना, भागलपुर, गया, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर है। वहीं जो है दोस्तों सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले की बात की जाए तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वास कहाँ करती है तो पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, समस्तीपुर, गया। वहीं जो है दोस्तों सर्वाधिक अगर नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले की बात की जाए यानी वैसे जिले जिसमें सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत है तो उसमें पटना यानी यहाँ जो है ग्रामीण कम जनसंख्या है तो पटना, मुंगेर, भागलपुर है। वहीं अगर न्यूनतम नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले की बात की जाए तो समस्तीपुर, बांका, मधुबनी। तो दोस्तों इस प्रकार जो है ये बिहार से भी संबंधित जो है हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो है टॉपिक जाने।
अब जो है दोस्तों ये भी अभी जो 66वीं का जो है री एग्जाम हुआ था उसमें पूछ दिया था कि 10,000 ईस्वी पूर्व जो है विश्व की जनसंख्या कितनी थी। अब दोस्तों बताइए, हम ओवरऑल पूरे भारत की जनसंख्या के बारे में अध्ययन कर लेंगे, बिहार की जनसंख्या के बारे में अध्ययन कर लेंगे, लेकिन इस तरह के प्रश्न अगर बीपीएससी जो है पूछता है तो यह जो है पॉसिबल नहीं है किसी के लिए जो है बनाना, और खास करके आयोग जब उसमें एक 5वां भी विकल्प रखता है, इससे भी हम अपेक्षा जो है रख सकते हैं। तो दोस्तों हम अपनी जो है एक मुकम्मल समझ अगर बनाएंगे तो प्रश्न जो है अगर इस प्रकार पूछेगा तो हम जरूर बना सकते हैं। अब हम लोग थोड़ी बहुत जो है अपनी जो है बना लें कि पूरे ओवरऑल भारत में जो है जो धार्मिक समुदाय के हिसाब से है उसमें जो है लिंगानुपात किस तरह से है। तो सबसे जो है दोस्तों जो लिंगानुपात है ईसाई धर्म में जो है सर्वाधिक लिंगानुपात है, वर्तमान में 2011 के हिसाब से 1032 है। वहीं बौद्ध में जो है 965 है, जैन धर्म में के लोगों में जो है लिंगानुपात 954 है। वहीं जो है मुसलमान यानी इस्लाम धर्म का लिंगानुपात जो है 951 है। तो इस प्रकार जो है दोस्तों यह एक छोटा सा प्रयास था। यह जो है उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो जरूर इसको जो है आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है अपने दोस्तों को मोटिवेट कीजिए वीडियो को देखने के लिए। इन्हीं बातों के साथ जो है आज की क्लास को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।